आज भाजपा नेता विजय वंसला जी का जन्मदिन है। आइए चर्चा करते हैं वंसला जी से कई बातों को लेकर। देखिए संवाद टू यू नेटवर्क के डायरेक्टर राजकुमार तंबर जी की खास बातचीत के साथ। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। संवाद परिवार की ओर से आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज आपको इतना सोशल मीडिया के माध्यम से आपको प्यार और स्नेह मिल रहा है, तो लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहोगे सर? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके परिवार को और सब सुनने वालों को जी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। जी इससे एक तो ये, और दूसरी बात ये कि भाई साहब इतना प्यार, इतना स्नेह, इतने फोन कॉल, इतने मैसेजेस ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे काफी प्यार मिल बहुत रहा अच्छा है लग आपको रहा है, सोशल बहुत मीडिया प्यार में। मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी और खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं है। और जी एक तो जन्मदिन भी है और दूसरा दिवाली भी, जी तो इससे अच्छा संयोग और हो क्या सकता है। और इतना स्नेह मिल रहा है, जी बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब। तो सर इस जन्मदिन के मौके पर हम कुछ राजनीतिक बातों को लेकर चर्चा कर लें, आप चाहें तो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए साहब, बिल्कुल जी। पूछिए। तो सर एक लोगों का सवाल है कि विजय वंसला जी आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं, किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? देखिए भाई साहब, बात तो ये है कि 72 सीटें हैं राजस्थान में, हाँ मैं जो गुर्जर बाहुल्य हैं, जी तो उनमें से किसी भी सीट से लड़ लेंगे। जहां से पार्टी टिकट देगी और कहेगी लड़ने के लिए, नहीं, हम जो वहां से लड़ लेंगे। मन में सवाल है आपके में कि आप इस विधानसभा क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं, तो किस देखिए विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे या पार्टी के ऊपर ही निर्भर है आपकी कहीं से भी देखिए लड़ा? 2019 में मैंने और कर्नल साहब ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, और मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। जी थोड़ा सा मेरा सिस्टम और मेरा जिंदगी जीने का नजरिया थोड़ा सा अलग है, जी और वो ये कहता है कि भाई या तो पकड़ो मत, तो पकड़ो तो छोड़ो मत। हम्म। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे जी तो बात हुई थी और आसन से टिकट मिल रहा था और वो लड़ने की बात हुई थी। जी तो आपको तो सबको पता ही है कि सचिन जी का सीएम बनने का बात थी, तो उस इन सब चीजों को नजर में रखते हुए मैंने अपने इलेक्शन नहीं लड़े। जी तो मैंने, अगर आपको सबसे सही मायने में बताएं, तो मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल और खास करके अपने राजनीतिक भविष्य के 5 साल मैंने सचिन जी के सीएम बनने के लिए मैंने त्याग दिए। जी और अब उस बात को समय हो गया है, और अब आज के दुनिया में तो कोई 2 दिन भी नहीं देता भाई साहब, मैंने तो 5 साल दे दिए, और वो भी समाज के नाम पे। अब मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा, दूसरी बात, दुख भी इस बात का हुआ कि जो बात रही और इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए, उसके बाद में जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व जो सामने आया, जी उससे जो हमें जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। मेरी निजी अपेक्षा है, और मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब से समाज की भी यही अपेक्षा रही होगी कि 2019 और 2020 में जब हमने आरक्षण के लिए आंदोलन करे, तो कोई भी नहीं मिला मुझे। जी एक भी राजनीतिक नेता अपने समाज का दिखाई नहीं दिया। तो क्या हमने कोई गलती कर दी, या फिर ऐसा हो गया कि जो एक बार जीत जाता है इलेक्शन वो समाज का नहीं रहता? क्या ऐसी बात है? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस घर से, जिस माँ से आप जने हो, आप उस माँ को नहीं भूल सकते। ये नहीं कह सकते हाँ आज मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी हो गई और बत्ती हो गई तो मैं अपनी माँ को भूल जाऊंगा ना, ये गलत बात है। जी जी तो जो भी रहा हो, और मेरी सोच ये है और मेरी विचारधारा भी ये है कि हाँ, राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि जब जब अपने आंदोलन हुए तो कोई राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही आया ना। जब 2019 में हुआ तो महाराज विश्वेंद्र जी आए थे हमसे चर्चा करने के लिए और डिसीजन करने के लिए। 2020 में अशोक चांदना जी आए। तो ऐसा तो है नहीं कि अशोक चांदना जी और महाराज विश्वेंद्र जी बिना पोर्टफोलियो के, बिना जीते हुए आम आदमी थे ना, वो तो कोई ना कोई पोजीशन। एक मिनट सर, लोगों का ये भी मानना है कि आप गुर्जर समाज को ही सपोर्ट करेंगे अगर आपको लोग आशीर्वाद देते हैं, अगर आपको विधायक बनाते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं, समाज को वो सपोर्ट करें, लोगों का मानना है सर ये। तो नहीं, आप ऐसा क्या 36 फॉर्म को भी आप मुझे एक बात बताओ, जी आज की तारीख में हमने पानी का मुद्दा उठा रखा है, तो क्या प्यासे केवल गुर्जर मर रहे हैं क्या?
मेढ़ा भी उतने प्यासे मर रहे हैं, भैरवा भी उतने, जाट भी इतने। अब भाई गंभीर नदी जो चलती है वो ये थोड़ी देखती है कि मैं केवल गुजरों के गांव से जाऊंगी। ये तो मनगढ़ंत कहानियां हैं साहब। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, मैं बस स्पष्टता से बता देता हूँ, मेरे को इसमें कुछ दो मैं अपनी मां नहीं भूलूंगा भाई साहब। नहीं बिल्कुल ठीक है, पहली बात। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं पड़ोसी को गलत कहूंगा ना, ये भी गलत बात है जी। सब बराबर हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि 36 कौम की पॉलिटिक्स के चक्कर में मैं अपने समाज को भूल जाऊं, ये मैं नहीं करूंगा जी। क्योंकि आजकल की मैं देख रहा हूं ना इलेक्शन। आप मुझे बताओ कि जो भी इलेक्शन अभी तक लड़ा है और जीता हुआ है आज की तारीख में, वो तो अपने गुजर बाहुल क्षेत्र से तो लड़ा है। जी बिल्कुल। कोई आदमी गंगानगर से लड़ा हो तो बताओ, या आपके त्रिपोलिया से लड़ा हुआ हो बताओ। ठीक है, लड़ते हैं हमारे समाज में गुजर बाहुल क्षेत्र से, और फिर गुजरों के लिए नहीं खड़े होते, ये तो गलत बात है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान के लिए आपके क्या संकल्प रहेंगे, क्या जो एक पीड़ा है आपके मन में? भाई साहब, पीड़ा जो है वो इतनी बड़ी पीड़ा है, उसका कोई हिसाब नहीं। आप ये देखिए कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ट्वीट भी किया था, बड़ा हल्ला भी हुआ उस बात पे कि संभागीय हेडक्वार्टर है अपना भरतपुर, और भरतपुर में आपके पास एक MRI मशीन नहीं है। क्या उस MRI मशीन के हकदार क्या अपने पूर्वी राजस्थान के लोग बाग नहीं है, भरतपुर के लोग बाग नहीं है? अगर किसी को ट्रॉमा हो जाता है, चोट लग जाती है, या तो वो आगरा जाता है या फिर उसको 180-200 किलोमीटर जयपुर आना पड़ता है। जब वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ऐसी दयनीय स्थिति में, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है जी। ठीक है, अच्छा, जो बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहा है, उसको तो सरकारी अस्पताल में उसके भामाशाह कार्ड होंगे या उसके जनाधार कार्ड पे उसको सरकारी बेनिफिट चाहिए, तभी आ रहा है ना। अब मुझे बताओ, अगर जो बंदे गरीब तबके के लोग हैं, जो पास में आगरा है, वहां जाकर के अपनी MRI कराते हैं, तो क्या राजस्थान सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कोई बायलैटरल एग्रीमेंट हो रखी है क्या कि आप राजस्थान के भामाशाह कार्ड आप यूपी में चला लो? ऐसा तो मुझे तो लगता नहीं। तो क्यों हो रहा है ये ऐसा, आप मुझे बताओ। पूरे के पूरे पूर्वी राजस्थान में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है? नहीं है। कोई बड़ा अस्पताल है? नहीं है। कोई बड़े उद्योग है? नहीं है। चलो ये सब चीज तो फिर भी छोड़ दो, मुझे तो ये बताओ कि पानी जैसी मूलभूत सुविधा आप हमें नहीं दे रहे जी। ठीक है, पानी की जब हम बात करते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट तो आपका कुछ साल पहले शुरू होना था, हुआ नहीं, और अब भी अगर शुरू होता है इस साल भी तो 10 साल लगेंगे, तो 2031 में जाकर के पानी मिलेगा, तब तक हम क्या करेंगे जी। हम मांग रहे हैं इनसे, और आपसे मैं ये बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, और जो भी आपकी बात सुन रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बात को कान करे बहुत ध्यान से जी। कि जब हम लोग मांगते हैं पानी चंबल का, तो हमको कहा जाता है कि भाई साहब वो तो गढ़ियाल का है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप वहां से पानी नहीं निकाल सकते। तो मुझे ये बताओ कि बनास जो नदी है वो भी तो पूर्वी राजस्थान में है, उसमें भी तो चंबल का पानी आता है, और जब चंबल का पानी बंद हो जाता है तब उसमें आप इतनी बजरी निकालते हो, रात भर ट्रकों की लाइन लगी रहती है, आप जानते हैं इस बात को जी। ठीक है, बजरी निकल रही है धनाधन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बजरी खनन अवैध है, आप नहीं कर सकते। तो जब पूर्वी राजस्थान से राजस्व निकालने की बात आई है, बनास की जो बजरी निकलती है वो पूर्वी राजस्थान का राजस्व ही तो जा रहा है। तो जब आपको पूर्वी राजस्थान का राजस्व निकाल करके इस्तेमाल करना है, तो सुप्रीम कोर्ट एक साइड में रख दो, आपको जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। और जब छोटा सा हम बोल रहे हैं 2 बूंद हमको साफ पानी चंबल का दे दो यार, 5 आना में दे दो, 5 आना से पूरे गंभीर नदी में आ जाएगा, तब आप हमको सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हैं। तो भाई साहब मुझे ये बताइए राजकुमार जी कि पूर्वी राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा? छोटा सा एग्जाम्पल लिया है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए पूर्वी राजस्थान के अंदर डांग आता है, 75 साल से पीने का पानी नहीं है, रोडें नहीं है, सड़कें नहीं है। इसके पीछे देखते रहते हैं कि आप आए दिन ऐसे ट्विटर पे आप पोस्ट करते रहते हैं पानी के मुद्दे को लेकर, और जरूरी भी है जहां पर पानी की समस्या है उस मुद्दे को आप उठाए या कोई और उठाए, तो ये जरूरी है, क्योंकि पानी एक जल ही जीवन है, और जल ही उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और सर एक लोगों का ये भी सवाल है कि एक मतलब सचिन पायलट जी को आप टारगेट करते हैं। देखिए मैं किसी को टारगेट नहीं करता,
मैं स्पष्टता की परिभाषा में जीता हूँ और स्पष्टता से बात करता हूँ। नहीं, लोगों का ये मानना है कि भाई मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये तो सोचने वाली बातें हैं जी। क्या है कि जब सपोटरा के विधायक काम नहीं करेंगे जी तो मैं उनको टोकूंगा, जब भरतपुर के नहीं करेंगे तो मैं उनको कहूंगा। अब अगर मैंने कहा कि भैया बिलासपुर बांध के, बीसलपुर बांध के जी नीचे जो 18 ग्राम पंचायत हैं उनको सिंचाई का पानी नहीं है और आप उठा करके पानी जयपुर अजमेर भेज रहे हो, तो मैं ये बात तो हरीश मीणा से ही कहूंगा ना, किसी और से तो नहीं कहूंगा। बिल्कुल। और अगर टोंक के अंदर में जो कि 48 से 60 किलोमीटर दूर है बीसलपुर से, और वहां पर कई कॉलोनीज में 48 घंटे में एक बार पानी आ रहा है, तो फिर मैं उनके एमएलए से कहूंगा। अब अगर वहां के एमएलए अगर सचिन पायलट हैं तो उसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है ना जी, पहली बात। दूसरी बात, मैं सबको ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि सचिन पायलट मेरे छोटे भाई हैं, मुझसे उम्र में छोटे हैं, मैं उनको बचपन से जानता हूँ। राजेश जी हमारे लोगों का ये भी मानना कि मेरे भाई में और बड़े भाई में भी टकरार हो सकता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। देखिए, जो बात लोगों का सवाल है सर, ये लोगों का सवाल है। हाँ, तो मैं उसकी क्लैरिटी यदि दे देता हूँ। ये आपको मतलब भाजपा आपको जिम्मेदारी दे सकती है, बीजेपी आपको वहां से सिंबल पे आपको चुनाव लड़ा सकती है सचिन पायलट जी से। देखिए, 72 सीटें हैं गुर्जर बाहुल क्षेत्रों की जी राजस्थान में। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूँ, उनका कार्यकर्ता हूँ जी। ठीक है, 2019 में मैंने और कर्नल साहब ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। उससे पहले मैं अपने डिसीजन का मालिक था, तब मैंने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जी। ठीक है साहब, आज की तारीख में जहां भारतीय जनता पार्टी मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए कहेगी मैं वहां से लड़ूंगा जी। अगर बशर्ते भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे और बोले के लड़े। अब उसमें ये जगह मसूदा भी हो सकती है, उसमें ये जगह करौली भी हो सकती है, ये देवली उनियारा भी हो सकती है जी, कोई भी जगह हो सकती है। हो सकता है कि आप कैसे कह सकते हो कि सचिन जी टॉप से ही लड़े, हो सकता है सचिन मसूदा जाके लड़ लें। कुछ भी, ये तो राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ना तो मैं जानता हूँ कुछ क्या होने वाला है, ना आप, लेकिन ये बात पक्की है कि जहां से पार्टी टिकट देगी हम तो पार्टी के पीछे चलेंगे भाई साहब जी। हाँ, हम ये कोशिश करेंगे कि सामाजिक द्वंद ना हो। हाँ, देखिए बात तो स्पष्ट है। अब कहने वाले तो भाई साहब बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन बात यह है कि हमें ये काम करना है कि जिससे समाज आगे बढ़े, 36 कौम आगे बढ़े जी, बिल्कुल प्रोग्रेस हो। हम पीछे के डायरेक्शन में नहीं हमें दौड़ना है जी जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना कीमती समय दिया। आपका जन्मदिन है और जन्मदिन पर इतना कीमती समय दिया, धन्यवाद सर। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ राजकुमार जी। बोलिए। मैं ये दिवाली के इस पावन पर्व पर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सारे युवाओं को कि युवाओं भाई साहब मेहनत करो और डट के मेहनत करो और स्मार्टली मेहनत करो। अगर आपका किसी एग्जाम में अभी नहीं हुआ तो इससे ज्यादा दुखी होने की बात नहीं है, अगला मौका फिर आएगा जी। और केवल सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, प्राइवेट नौकरियों में भी बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बिजनेसेस में भी हैं। मेरे पास 26 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेसेस सेटअप करने का, भारत का और इंटरनेशनल का। आप मुझसे बात कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, मैं आपको मदद कर सकता हूँ टेक्निकली क्या किया जा सकता है क्या नहीं है। बात करें ना जी जी जी। हर चीज झंडे लेकर के राजनीतिक बात करने तक सीमित नहीं होती, जिंदगी जीना भी एक कला है। एक बात। दूसरी बात मैं ये और कहना चाहता हूँ सारे युवाओं से कि अपने फोन को खोलें जी और उसके अंदर सेटिंग में जाकर के देखें, एक ऑप्शन आता है कि यूसेज, तो डेली यूसेज देखें कि आप दिन में कितना फोन इस्तेमाल कर रहे हो। और राजकुमार जी ये बात बहुत स्पष्ट है जी कि ज्यादातर लोगों के फोन में आएगा 8 घंटे देखा, 8 घंटे फोन इस्तेमाल किया। तो जब फोन आप इस्तेमाल करते हैं आप उस टाइम फोन की तरफ देख रहे होते हैं। तो 12 घंटों में से अगर आप 8 घंटे फोन को देखोगे तो अपनी जिंदगी में करोगे क्या? जी बिल्कुल कुछ नहीं करोगे ना। तो और युवा तो देख ही ले, युवा युवतियां जितने भी, खास करके मैं ये बात उन माँ बापों को कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को स्मार्टफोन दे रखा है जी। भाई साहब आप ये सेटिंग्स में जाकर के ये ऑप्शन डेली यूसेज का देखिए, आपको पता पड़ेगा कहाँ हम फंसे पड़े हैं। ये जो फोन है इसको हमको हथियार की तरह इस्तेमाल करना है जिससे हम आगे बढ़े, ना कि वो खड्डा जिसमें हम गिर करके बाहर ना निकल पाए जी।
इसलिए मेरा निवेदन है कि ये डेली यूसेज सब चेक करें, इससे आपको पता पड़ जाएगा आपकी जिंदगी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। एक तो ये बात कहना चाहता हूँ मैं, और दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जिंदगी ठीक करें, संवारे, हर चीज में पॉजिटिविटी देखें, नेगेटिविटी ना देखें। ग्लास आधा भरा भी हो सकता है और आधा खाली भी, नजरिया बदलें जी, और जिंदगी खूब अच्छे से जिए, खुश होके जिए और तरक्की करें, छा जाए, छाए रहें, आगे बढ़े, तरक्की करें साहब। जी जी जी। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आपकी शुभ हो, साल आपका शुभ हो, और आपने जो मुझे स्नेह, दुलार, प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका कायल हूँ। 36 कौम के लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।